Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, how are you all doing? Last lecture mein we were discussing chapter 14, which is national unity and freedom movement. हमने डिस्कस किए थे कुछ enlightened Muslims. अब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं. Okay. Where did we leave? Do you remember? Right. हम लोगों ने डिस्कस किया था जमालुद्दीन अफगानी और मोहम्मद अब्दू. Now there is another prominent Muslim figure which is Maulana Muhammad Ali Johar. They were two brothers basically, Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali Johar, and both of them played a very important role in the freedom movement. But however, हम अभी इनको डिस्कस कर रहे हैं. He was a writer and a journalist. So that brings you to the fact a person who is equipped with knowledge, जिनकी ज़हनी वसत जो है वो बहुत ज़्यादा है, plus he also believed कि हथियार उठाना is not a solution to conflicts or is not the solution or is not the way कि जो आपको freedom दिलवाएगी. So he chose a medium which was the sensible one, written medium. For this purpose, what did he do? He started a magazine named Comrade just before World War I in order to awaken Muslims politically. अब मुसलमानों में ये एहसास या ये इंफॉर्मेशन जगाने के लिए या ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि पॉलिटिकली पूरी दुनिया में क्या हो रहा है या मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है, उन्होंने कॉमरेड नाम का मैगजीन निकाला. और ये उन्होंने निकाला वर्ल्ड वॉर I के आसपास, which happened in 1914 to 1918, ताकि मुसलमानों को पता लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है. He believed that pen is mightier than sword. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने लिखने वाले मीडियम को अपना जरिया बनाया ताकि वो लोगों को जगा सकें या लोगों को ये बता सकें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे लिए फ्रीडम कितनी इम्पॉर्टेंट है. अब उन्होंने कॉमरेड दिया. उसके बाद इन 1915 एक तो उन्होंने मैगजीन कर दिया इशू इन 1914 to 1918. अब 1915 में he wrote an article in which he said that the Turks were right to fight British. 1915 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो टर्क्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी and later there were other wars as well, तो उन्होंने कहा कि टर्क्स are right to fight with the British. अब इस पे the British officers were furious and had him imprisoned. जेल कर दी उनको. क्यों? वो इसलिए क्योंकि they were scared. ब्रिटिशर्स डर गए थे कि अगर मुसलमानों ने इस आर्टिकल को पढ़ा तो कहीं उनमें ये नॉलेज ना आ जाए या ये शऊर ना आ जाए कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्यों लड़ रहे हैं. Why? Because Turks were also Muslims. So फिर इस डर की वजह से उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जेल में कैद कर दिया. दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ जिस चीज को फोर्सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था और उन्होंने जिस चीज की वजह से ये आर्टिकल लिखा था वो चीज सच साबित हुई. मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो जेल में थे, लेकिन दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ ब्रिटिश, मुस्लिम्स सफर्ड हेवी लॉसेस इन द वॉर अगेंस्ट टर्क्स. वही बात हुई जिसका डर था. मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जानी और माली दोनों. स्पेशली इन द बैटल ऑफ कुट 6,000 soldiers were captured by Turks. Out of those, only 1,000 survived. मुसलमान आपस में लड़ रहे थे. 6,000 मुसलमान सोल्जर्स पकड़े गए, टर्क्स ने उनको कैद कर लिया. उसमें से सिर्फ 1,000 सर्वाइव कर सके. क्यों? क्योंकि उनको इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट मिला था पकड़े जाने के बाद. सो जो बात वो देख रहे थे, उन्होंने उनको नजर आ रहा था कि हो जाएगी, वो हो गई. उसके बाद इन 1919 he was released from jail. He started a magazine हमदर्द for political awakening. उन्होंने दोबारा अपनी कोशिश स्टार्ट की. उन्होंने अब हमदर्द के नाम से मैगजीन स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों को इस बात की आगाही देना शुरू की कि दुनिया में क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं और मुसलमानों को क्या इस सब को देख के क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए. He was also a supporter of Khilafat movement so that peaceful agreement could be reached between Hindus and Muslim. अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत movement was a movement which was started by these two brothers, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर. इन दोनों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी क्योंकि इतने हेवी लॉस के बाद
जो टर्किश एम्पायर थी, जो ऑटोमन एम्पायर थी, उसका डाउनफॉल था. सो दे वांटेड कि वो सपोर्ट करें ऑटोमन एम्पायर को, प्लस वो रूलर की पोजीशन एज अ कैलिफ रिस्टोर करें, कि जो हुक्मरान है वो एज अ कैलिफ अपनी जो पोजीशन है वो टेक अप करें. इस चीज को सपोर्ट करने के लिए इन दोनों भाइयों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी. एंड द मूवमेंट वाज नॉट एम्ड एट फाइट. वही उनकी जो आइडियोलॉजी पहले थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि वॉर से या लड़ाई झगड़े से बात की जाए. ही वांटेड थिंग्स टू बी हैंडल्ड पीसफुली एंड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वेल, सो दैट फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट और फॉर फ्रीडम both of these religious identities could come together. Later, he kept on working. He worked for the welfare of the Muslims. He worked to make them educationally aware. उन्होंने ये सारी कोशिशें और काविशें सिर्फ इसलिए की कि मुसलमानों को इंफॉर्मेशन मिले, उनको आगाही रहे और वो अपना ज़हन खुला रख सकें. He attended the first Round Table Conference in 1930 with Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And later he fell sick, so he could not be a part of second Round Table Conference as he passed away in 1931. उनकी डेथ 1931 में हुई, इसलिए वो सिर्फ 1930 वाली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे. अब आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फिगर, अलामा इकबाल और अलामा मोहम्मद इकबाल, एज यू ऑल नो हिम. ही इज अपार्ट फ्रॉम Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, a prominent figure who is responsible for the independent state we are living in today, known as Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah के अलावा जिस इंसान का बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान बनने में, वो थे ये. इन्हीं की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं. It was his efforts and Quaid-e-Azam's efforts. Though there were other people as well, but these were the pioneers. ये वो pivots थे जिन्होंने खड़े रह के पाकिस्तान के बनने को अश्योर किया. इकबाल कौन थे? He was a great poet and philosopher. आप जानते हैं वो शायर थे, फिलोसोफर थे, brilliant scholar, क्योंकि वो एजुकेशन के फैलने में बिलीव करते थे. He studied philosophy and law. He studied law from England first and then he studied it from Germany. उन्होंने इंग्लैंड में लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने जर्मनी में लॉ पढ़ा, और इन दोनों जगहों से लॉ पढ़ने के बाद उन्होंने वापस सब कॉन्टिनेंट में आके अपनी प्रैक्टिस शुरू की. At the same time, he was good with poetry. So what he did was he used his poetry to put forward his religious and political ideas. उन्होंने उसी शायरी को अपना मीडियम बना लिया या अपना जरिया बना लिया अपने रिलीजियस और अपने पॉलिटिकल आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने का. अब वो पोइट्री उन्होंने किस जबान में लिखी? उन्होंने लिखी पर्शियन. द पोइट्री वाज रिटन इन पर्शियन. पर्शियन में इसलिए लिखी ताकि ज्यादातर मुस्लिम्स इस शायरी को समझ सके, क्योंकि ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होती है, जो आप लैंग्वेज समझते हो, उसी में लिखी गई किताब या चीज को आप बेहतर समझ सकते हो. तो इसीलिए उन्होंने अपनी ज्यादातर शायरी पर्शियन में लिखी. His ideology was that Muslim world should be united. Around 1910, he realized that it is important for all the Muslims to come together and be united. वो चाहते थे कि सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होकर एकजुट हो जाएं. His poetry was revolutionary and pointed out the glorious past of Muslims and discussed the miserable condition it was currently in. अपनी शायरी के जरिए उन्होंने क्या किया? अपनी शायरी के जरिए उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि मुसलमानों का पास्ट या मुसलमानों का जो पिछला माजी है उसमें उन्होंने कितनी ग्लोरियस एम्पायर या कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी और क्या उनका स्टेटस था, और साथ ही उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि अब मुसलमानों के क्या हालात हैं, क्योंकि वो मुसलमानों तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि जब तक वो ये चीज नहीं समझेंगे तब तक वो इस करंट कंडीशन में से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे. He joined Muslim League in 1927. इकबाल ने अपनी कोशिशें जारी रखी और 1927 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई थी और ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी. इससे पहले कांग्रेस थी जो कि सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी, बट लेटर ऑन दीज रेवोल्यूशनरी मुस्लिम्स दे रियलाइज्ड कि जब तक हम इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट के लिए नहीं लड़ेंगे या उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे. As a chairman at the annual meeting of Muslim League in 1930, जो कि इलाहाबाद में हुई थी, he was the chairman at that time, he presented his dream. उन्होंने अपना ख्वाब लोगों के सामने रखा, और वो ख्वाब क्या था?
ऑफ अ लिबरल इस्लामिक स्टेट, कि एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इस्लामिक स्टेट बने। और वो इस्लामिक स्टेट में उन्होंने ये भी प्रेजेंट किया कि कौन कौन सी जगह होनी चाहिए। ही सेड दैट द इस्लामिक स्टेट विद पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान शुड बी ग्रुप टुगेदर वंस द ब्रिटिश लेफ्ट, कि ब्रिटिशर्स के जाते ही इन 4 जगहों को इकट्ठा करके एक इस्लामिक स्टेट बना दी जाए। ये उनका ख्वाब था। ये ख्वाब 17 साल बाद 1947 में पूरा हुआ जब हमारा पाकिस्तान बना। बट unfortunately, Allama Iqbal did not live to see his dream come true. He passed away in 1938. 1938 में पाकिस्तान बनने से पहले ही इलामा इकबाल की डेथ हो गई, इसलिए वो अपने ख्वाब को पूरा होते ना देख सके। लेकिन ये ख्वाब उन्होंने जो देखा उसी को परसू करके तो पाकिस्तान वजूद में आया। इलामा इकबाल की जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द पाकिस्तान थ्रू हिज पोइट्री, थ्रू हिज अदर वर्क्स, वो नाकाबिले यकीन है। और उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली was a student who was studying in Cambridge University. Why is he important? Let's see. हम देखते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। In 1933, together with 3 other students at Cambridge University, he created a possible name for a separate Muslim state. 1933 में जब इलामा इकबाल अपना ख्वाब सामने रख चुके थे और मुसलमान मिलजुल के ये कोशिश कर रहे थे कि एक मुसलमान इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, चौधरी रहमत अली ने 3 और स्टूडेंट्स के साथ मिलके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए एक नाम क्रिएट किया। वो नाम क्या था? पाकिस्तान। और उसके पीछे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? पी, पंजाब, उन्होंने पंजाब से पी लिया। अफगानिया, NWFP को उस वक्त अफगानिया के नाम से जाना जाता था। A from Afghania, K from Kashmir, I from River Indus because it is the main river in Pakistan, Sindh, S, and Tan from Balochistan. All these 3 students, they coined this name Pakistan. In a way, उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि ये सारे एरियाज इकट्ठे करके एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बना दी जाए। ये सिलसिला चलता रहा until 1940, 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, जो कि मीनार पाकिस्तान पे पास हुई थी, he was rewarded because at that moment a separate land for Muslims was demanded. Although पाकिस्तान जब वजूद में आया और जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री पाकिस्तान को मिली वो इस बाउंड्री से थोड़ी डिफरेंट थी जो कि चौधरी रहमत अली चाहते थे कि हो, लेकिन बहरहाल इन सब लोगों की कोशिशों से, काविशों से, कुर्बानियों से हमें 1947 में एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान मिला, जिसके अंदर आज हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं और एक खुशहाल मुल्क की दुआ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अगले लेसन में इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।